नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं की ऐच्छिक हिंदी की जो परीक्षा हुई थी, मध्य अवधि परीक्षा, उसके प्रश्न पत्र का खंड ख करने वाले हैं। खंड क जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वह हम पहले भाग में कर चुके हैं। आज के इस दूसरे भाग में हम खंड ख करेंगे जिसमें कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन होगा, जिसके अंतर्गत अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित प्रश्न आएंगे, यानी प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 7 ये आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। 1, 2 और 6 आप पहले वाले भाग में देख ही चुके हैं। तो इसके पश्चात हम तीसरे भाग में फिर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खंड ख जो कि हमारा प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। ये देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है। निम्न विकल्पों में से किसी एक विषय पर दृश्य लेखन कीजिए। यहाँ दो विकल्प दिए हुए हैं। पहला है प्रार्थना सभा का दृश्य अथवा चुनावी रैली का दृश्य। तो हम इन दोनों पर ही एक बार दृश्य लेखन देखेंगे क्योंकि ये 4 अंक का है। देखिए, यद्यपि आपको करना कोई एक ही दृश्य लेखन है, लेकिन हम समझ दोनों लेते हैं। पहला दृश्य लेखन प्रार्थना सभा का दृश्य। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर हमें क्या क्या संकेत देने होंगे। दृश्य 1 प्रातःकाल, बाहर, प्रार्थना स्थल, शारीरिक शिक्षक यानी पीईटी, प्रधानाचार्य, 25 अध्यापक व अध्यापिकाएं और 800 विद्यार्थी। फिर उसके बाद संकेत कैसे दिए जाएंगे। विद्यालय की घंटी बजती है, शारीरिक शिक्षक प्रार्थना स्थल पर सीटी बजाता है, सभी बच्चे दौड़कर कतारबद्ध हो जाते हैं, अध्यापक अपनी अपनी कक्षा की पंक्ति के समक्ष खड़े हो जाते हैं, शारीरिक शिक्षक व 5 विद्यार्थी मंच पर पहुंच जाते हैं, 2 विद्यार्थी मंच के पीछे लाउड स्पीकर पर प्रार्थना का रिकॉर्ड चलाने में व्यस्त हैं। पीटी के सावधान विश्राम बोलने के साथ ही सभी बच्चे सतर्क हो जाते हैं और लाउड स्पीकर पर प्रार्थना का रिकॉर्ड चलने लगता है। सभी बच्चे रिकॉर्ड की आवाज के साथ साथ गाने लगते हैं। विद्यार्थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोरी होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। पीटी विश्राम, सभी बच्चे विश्राम की मुद्रा में आ जाते हैं। प्रधानाचार्य, सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए आज मेरे पास एक खुशखबरी है। हमारे विद्यालय के कक्षा 11वीं के छात्र सुमित ने कला महोत्सव की पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाया है। यह हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं बच्चों कि पहले संकेत और फिर उसके पश्चात घटना स्थल का विवरण और तत्पश्चात यहाँ संवाद लेखन प्रारंभ हुआ। सभी बच्चे खुश होकर ताली बजाते हैं। प्रधानाचार्य सुमित को मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रधानाचार्य, शाबाश बेटा, इसी प्रकार मेहनत करते रहो और अपना व विद्यालय का नाम रोशन करो। सुमित, धन्यवाद श्रीमान जी। प्रधानाचार्य, मुझे आशा है कि भविष्य में और बच्चे भी आगे आएंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। बच्चे, जी सर। प्रधानाचार्य, बच्चों, आने वाली 4 मई से आपकी वार्षिक परीक्षा आरंभ होगी। उसके लिए आप सभी जी जान से मेहनत करो। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और बच्चे, धन्यवाद सर। पीटी, अब दाएं और बाएं से एक एक पंक्ति अपनी अपनी कक्षा की ओर बढ़ेगी। कट टू, आपको मालूम है कट टू कब होता है? जब दृश्य समाप्त होता है। तो इस प्रकार से यह दृश्य लेखन पूर्ण हुआ। दूसरा दृश्य था चुनावी रैली का दृश्य। तो इसमें भी उसी प्रकार से दृश्य 1 शाम का समय, बाहर, मुख्य सड़क, प्रत्याशी, चालक 1 और चालक 2, फिर लोगों की भीड़। और संकेत कैसे? मुख्य सड़क से चुनावी रैली निकल रही है, सबके हाथ में बैनर, पोस्टर और पार्टी चुनाव चिन्ह लहरा रहे हैं। लोगों के झुंड आगे कई रिक्शा और ऑटो रिक्शा कतारबद्ध चल रहे हैं। लाउड स्पीकर प्रत्याशी का गुणगान कर रहे हैं और बीच बीच में देशभक्ति गीतों का मधुर स्वर भी गूंज रहा है। समर्थकों की भीड़ में उत्साह का ज्वार हिलोरे ले रहा है।
भीड़ से घिरे प्रत्याशी द्वारा हाथ जोड़कर स्वयं को वोट देने की अपील की जा रही है। क्षेत्रवासी अपने प्रत्याशी की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं और प्रत्याशी को फूल मालाएं पहना रहे हैं। सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई है। वाहन चालक परेशान निगाहों से जुलूस के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक चालक झुंझलाते हुए, अरे भाई यह भीड़ कब हटेगी। अन्य चालक खींचते हुए, क्या करें भाई, हर बार की तरह मतदान वाले दिन तक तो रोज यही हाल रहेगा। सड़क से सटी एक दुकान की कुछ सीढ़ियां चढ़ते हुए उम्मीदवार ने माइक को हाथ में लेकर ओजपूर्ण भाषण देना शुरू कर दिया है। बहनों, हमारी पार्टी ही सच्ची जनसेवक पार्टी है। आप सब मुझे अपना जनसेवक बनने का एक बार मौका जरूर दीजिए। मैं आपकी बेहतरी के लिए रात दिन काम करना चाहता हूँ और विश्वास कीजिए, क्षेत्र की सभी समस्याओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य आदि समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कर दूंगा। बीच बीच में जोशीले नारे सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बहुत ही विनम्र स्वर के साथ हाथ जोड़कर स्वयं को वोट देने की फिर से अपील करते हुए प्रत्याशी ने तेजी से कदम आगे बढ़ा लिए हैं। ढोल नगाड़ों का स्वर भी भीड़ के साथ आगे बढ़ता हुआ अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कट 2। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखकर अपनी कॉलोनी में अनियमित व अपर्याप्त जल वितरण से होने वाली असुविधाओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करते हुए पत्र लिखिए। अथवा हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु नवजीवन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र स्ववृत सहित लिखिए। बच्चों, इन दोनों ही पत्रों में से आपको कोई एक करना है। 4 अंक का है। मैं समझा दोनों देती हूँ, लेकिन परीक्षा में आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। तो देखते हैं ये चौथा प्रश्न। तो बच्चों, पहले पहला पत्र देख लीजिए। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को जो लिखना है उसमें हम सबसे ऊपर लिखेंगे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2021, प्रति, फिर लगातार 3 पंक्तियां आनी है, दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी, जल विभाग, नई दिल्ली, और फिर विषय आया अनियमित व अपर्याप्त जल वितरण के संबंध में। महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारी कॉलोनी में अनियमित व अपर्याप्त जल वितरण से होने वाली असुविधाओं की ओर दिलाना चाहती हूँ। हम क ख ग कॉलोनी के निवासी हैं, क्योंकि हमें अपना नाम नहीं बताना कि हम कौन सी कॉलोनी के रहने वाले हैं, इसलिए कॉलोनी के नाम की जगह हम क ख ग लिख देंगे। कॉलोनी के निवासी हैं। हमारी कॉलोनी में जल आपूर्ति व्यवस्था लगभग ठप पड़ गई है। प्रातःकाल केवल 15-20 मिनट के लिए पानी आता है, और वह भी इतने कम दबाव पर कि ऊपर की मंजिलों में चढ़ ही नहीं पाता। कभी कभार तो 2-2 दिन तक पानी आता ही नहीं। इससे इस कॉलोनी के सभी निवासी बहुत परेशान हैं। स्थानीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर कई बार आकर्षित किया गया, किंतु उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो बच्चों, आपने देखा पहले इस गद्यांश में पहले अनुच्छेद में हमने समस्या को स्पष्ट कर दिया। अब दूसरे गद्यांश में हम सुझाव देने वाले हैं और फिर आभार व्यक्त करने वाले हैं। तो दूसरा गद्यांश क्या रहेगा? आपसे विनम्र निवेदन है कि आप तुरंत हस्तक्षेप कर समस्या को दूर करने का कष्ट करें और पानी की नियमित व पर्याप्त वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करें। सुझाव आ गया। फिर अंतिम वाले में क्या आना चाहिए? आभार व्यक्त करना है, यानी आशा है आप मेरे निवेदन पर गंभीरता पूर्वक विचार कर इसे क्रियान्वित करेंगे। धन्यवाद। भवदीय, कखगा और दिल्ली। तो इस प्रकार ये पहला पत्र पूरा हुआ। यदि कोई विद्यार्थी दूसरे वाला विकल्प करना चाहे, यानी हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अगर आवेदन करना चाहे, तो वह इस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे ऊपर परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक, और फिर प्रति, प्रधानाचार्य। ये विद्यालय का नाम हमें प्रश्न में ही दिया गया है, नवजीवन पब्लिक स्कूल, और स्थान भी अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं, शादरा दिल्ली। और विषय हुआ हिंदी शिक्षक के पद के लिए आवेदन। फिर महोदय या महोदया। दैनिक जागरण में दिनांक 22 मार्च 2021 को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि नवजीवन पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी का पद रिक्त है। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ।
मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन, परिश्रम और निष्ठा से करूँगी। आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं शैक्षिक योग्यताओं, कार्य अनुभव आदि विवरण सहित अपना स्ववृत्त संलग्न कर रही हूँ। भवदिया क ख ग। और इसके साथ साथ हमें देने हैं संलग्नक। संलग्नक में हम क्या क्या रखेंगे? एक तो शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां यानी फोटोकॉपी, फोटोस्टेट, और दूसरा पासपोर्ट आकार की फोटो, और तीसरा स्ववृत्त। इसके पश्चात अब हमें पूरा स्ववृत्त लिख करके बताना है, जिसमें अपने विषय में विवरण देना है, अपनी पूरी जानकारी देनी है, जिसमें सबसे पहले आएगा नाम क ख ग, पिता का नाम क ख ग, जन्म तिथि क ख ग और स्थायी पता क ख ग। ये क ख ग हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें अपना वास्तविक पूरा नहीं बता देना कि अध्यापक को, जांचकर्ता को ये पता चल जाए कि किस बच्चे का पेपर है, ऐसा पता नहीं चलना चाहिए। इसके पश्चात आगे आएंगी शैक्षिक योग्यताएं, जिसमें पहले हमने बताया 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड से 2007 में 80% अंकों के साथ, फिर 12वीं कक्षा यह भी सीबीएसई बोर्ड से 2009 में 85% अंकों के साथ, और फिर हिंदी ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से 2012 में 70% अंकों के साथ, और बीएड दिल्ली विश्वविद्यालय से 2013 में 75% अंकों के साथ, एमए हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय से 2015 में 80% या 60%, यह आपके ऊपर ही, आप कितने भी अंक दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने शैक्षिक योग्यताएं बता दी। शैक्षिक योग्यताओं के पश्चात अन्य योग्यताएं आएंगी, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान, फिर कार्य अनुभव, एक्सपीरियंस बताना है। जैसे उदाहरण के लिए सुरभि पब्लिक स्कूल हरियाणा में 2 वर्ष का हिंदी शिक्षण का कार्य अनुभव। फिर उपलब्धियां, जैसे राज्य स्तर पर 2016 में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, कविता लेखन में 2018 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार। अभिरुचियां यानी हॉबीज कौन सी हैं? संगीत, योगाभ्यास, थिएटर व नाटक मंचन। और फिर आगे आता है भाषा ज्ञान, कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं? हिंदी के लिए तो हम आवेदन कर ही रहे हैं, हिंदी तो जानेंगे ही, साथ में अंग्रेजी और पंजाबी भी। और संपर्क 2 व्यक्तियों का बताना है, जैसे प्रधानाचार्य सर्वोदय विद्यालय रोहिणी या प्रबंधक केंद्र बैंक रोहिणी। और फिर दिनांक हमने डाल दिया 29 मार्च 2021, और फिर नीचे हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से यह, यदि आप इसी प्रारूप में ये पत्र लिख करके आएंगे, दोनों में से कोई एक पत्र भी करेंगे तो पूरे के पूरे 4 अंक आपको प्राप्त होंगे। अब है प्रश्न संख्या 5, डायरी लेखन क्या है? डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा? डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है, जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं, और हर पृष्ठ पर खाली जगह छुटी होती है, जिसे हम सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए करते हैं। डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है, जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण लिखते हैं। आगे है डायरी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो सबसे पहली बात, डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की छपी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि सभी दिन एक समान नहीं होते, अतः किसी दिन डायरी में 2-3 पंक्तियों की भी लिखी जा सकती है और किसी दिन कई पन्नों की भी। अतः निश्चित तिथि के साथ डायरी का सीमित स्थान विचारों के लिए बंधन न बन जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधानुसार स्थान को प्रयोग करना चाहिए। अगला बिंदु, लेखन करते समय हमें स्वयं तय करना चाहिए कि हम खुद को क्या कहना चाहते हैं। ऐसा करते हुए यथासंभव सभी तरह के बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है, यह मानकर इसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। इससे डायरी की लेखन शैली, विषय वस्तु का चयन और बेबाकपन से समझौता नहीं करना पड़ेगा। और डायरी लेखन शैली अंदर के स्वाभाविक वेग से स्वयं ही रूप ग्रहण करती है, अतः परिष्कृत और मानक भाषा शैली की चिंता मुक्त होकर डायरी लिखनी चाहिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर 5-6 बिंदु बताए गए हैं, जबकि 3 अंक का प्रश्न है, तो आप केवल 3 बिंदु लिख करके भी छोड़ सकते हैं। इसी 5वें प्रश्न का दूसरा विकल्प है,
विद्यालय में हिंदी दिवस मनाने के लिए हिंदी साहित्य परिषद की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिए गए उनका कार्यवृत्त तैयार कीजिए। तो इसका कार्यवृत्त देखते हैं। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्ष ग की हिंदी साहित्य परिषद की बैठक का कार्यवृत्त 5 सितंबर 2020 को हिंदी दिवस के संबंध में हिंदी साहित्य परिषद की बैठक संपन्न हुई है। प्रश्न में ही दिया गया था हमें। इस समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता शर्मा जी ने की। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची इस प्रकार है। पहला, श्रीमती कुसुम सचिव, श्रीमती विजयलक्ष्मी सदस्य, श्रीमती कमलेश सदस्य, श्रीमती परविंदर कौर सदस्य, श्री रामलाल गुप्ता सदस्य। किन्हीं भी 4-5 सदस्यों के नाम आप लिख देंगे। कार्यवाही का आरंभ सचिव श्रीमती कुसुम द्वारा सभी सदस्यों के स्वागत से हुआ। इसके पश्चात बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पिछली बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस कार्यवृत्त की संपुष्टि की। दूसरा, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई और उन निर्णयों के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन की भी विस्तार से समीक्षा हुई। समिति के सदस्यों ने अधिकांश निर्णयों के अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया और इस बात पर भी बल दिया कि यदि कोई अनुपालन शेष रह गया है तो उसे अगली बैठक से पहले कार्यान्वित कर देना चाहिए। अगला बिंदु है हिंदी दिवस के आयोजन के विषय में यह निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर को प्रातःकालीन प्रार्थना के तुरंत बाद हिंदी दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। चौथा बिंदु, कार्यक्रम संक्षिप्त, रोचक व शिक्षाप्रद हों। कार्यक्रम में हिंदी भाषण, कविता, लघु नाटक, चर्चा परिचर्चा शामिल किए जाने चाहिए। पांचवा बिंदु, कार्यक्रम के विषय में सभी सदस्यों से भी सुझाव मांगे गए और समिति में उपस्थित सदस्यों ने भी इन निर्णयों पर अपनी सहमति जताई। छठा, हिंदी दिवस पर होने वाले व्यय पर चर्चा हुई और विजेताओं के लिए पुरस्कार भी निर्धारित किए गए। सातवां बिंदु, प्रधानाचार्य की अनुमति से कोरोना से बचाव के उपायों पर भी चर्चा हुई, जिसके लिए सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। आठवां बिंदु, बैठक के अंत में अध्यक्ष प्रधानाचार्य महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और अगली बैठक 2 अप्रैल 2021 को होगी। उसके पश्चात हस्ताक्षर हैं अध्यक्ष के भी और सदस्यों के भी और दूसरी तरफ सचिव के भी। तो इस प्रकार से एक कार्यवृत्त किया जाएगा। इसी 5वें प्रश्न का ख भाग है, कार्यसूची और कार्यवृत्त में अंतर स्पष्ट कीजिए और प्रतिवेदन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। तो पहले देखिए कार्यसूची और कार्यवृत्त में अंतर। बैठक आयोजित करने से पहले निर्णयों की एक क्रमवार सूची बनाई जाती है। ये मुद्दे ही कार्यसूची कहलाते हैं। और जबकि बैठक में जब कार्यसूची के मुद्दों पर क्रमवार विचार विमर्श व निर्णय ले लिया जाता है तो उसे कार्यवृत्त कहते हैं। और जो दूसरा प्रश्न था, प्रतिवेदन लिखते समय किन बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली बात है कार्य योजना या रूपरेखा बनी हो। दूसरा, विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पूर्वाग्रह से हटकर प्रतिवेदन लिखा जाए, तथ्य प्रमाणिक हो, सही निर्णय पर आधारित हो। बच्चों, प्रश्न संख्या 6 हम पिछले वीडियो में कर ही चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, जनसंचार में द्वारपाल की क्या भूमिका है? और ख वाला प्रश्न है, समाचार किसे कहा जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं प्रश्न क का उत्तर, जनसंचार में द्वारपाल की भूमिका। तो पहला काम है द्वारपाल का सार्वजनिक हित की सामग्री प्रकाशन हेतु संपादित करना और दूसरा काम है पत्रकारिता के सिद्धांतों का ध्यान रखना तथा मूल्य और आचार संहिता के अनुरूप सामग्री संपादित करना। तो इस प्रकार बच्चों 2 अंक का प्रश्न है तो कम से कम 2 मूल्यांक हमें देने होंगे। और ख प्रश्न है, समाचार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर, किसी असाधारण घटना की अविलंब सूचना समाचार कहलाती है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, जिसमें नवीनता, निकटता, जन रुचि, प्रभाव जैसे तत्व शामिल हों। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और यदि आपकी फिर भी कोई समस्या है आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसे हल करने का प्रयास करूंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। और इसके बाद मिलते हैं हम तीसरे भाग में, जिसमें कि हम पाठ्य पुस्तकों से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।